नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस लॉ का यूनिट टू बहुत ही बड़ी है बिजनेस लॉ की, क्योंकि इसके अंदर 3 अलग अलग एक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज मैं आप लोगों को एक पूरा एक्ट कंप्लीट कराने वाला हूं। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सो यूनिट 2 के अंदर सबसे पहला एक्ट आप लोगों का आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड एक्ट आप लोगों का 1930 में बना था या फिर 1930 में इसको लॉन्च किया गया था। और सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। वैसे तो हाँ, आप लोगों का सिलेबस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैंने कट भी कर दी है, लेकिन अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं फिलहाल आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी भी बन सकती है, क्योंकि बहुत कुछ अभी इसके अंदर समझाने वाला है। आप देख सकते हैं बोर्ड भी आज पूरा ही भरा पड़ा है। मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा तब भी पूरा भर चुका है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4 के अंदर आता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है मैं आप लोगों को सबसे पहले वो बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट इन विच सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस। अब देखो इसके अंदर ये क्या कहना चाहता है। इसके अंदर सिंपली ये कहना चाहता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि मेरा कोई एक दोस्त है जिसको मैं कोई भी चीज़ बेचना चाह रहा हूँ, और मैं अगर उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर मैं उसको कहूँगा कि भाई ले 100 रुपये में ये चीज़ तेरी हुई। मैं उसके ऊपर मैं मतलब अपनी एक चीज़ को ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहा हूँ उसके पास। ले भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका आज से तू मालिक हुआ, 100 रुपये देके तूने इसको खरीद लिया है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 4 के अंदर। नेक्स्ट आता है इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ऑब्जेक्टिव आपका जस्ट सिंपल सा ये है, गवर्न द प्रोविजंस। इसके अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं उनको गवर्न करना। ठीक है, सिंपल सा एक ही ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग यही बता के आओगे। नेक्स्ट आता है आप लोग का सेल। अब देखो यहाँ पे ना 3 अलग अलग चीजें आप लोगों की लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल, फिर अग्रीमेंट टू सेल। ये 3 अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं, तो इनको आप कंफ्यूज मत होना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल थोड़ा सा अलग है और सेल की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, अग्रीमेंट टू सेल थोड़ा सा अलग है, और इनके बीच में डिफरेंशिएट आता रहता है, तो इनको अच्छे से सुन लेना और लिख भी लेना। नेक्स्ट अब हम लोग मतलब स्टार्ट करते हैं हमारा सेल। सेल के अंदर ये कहता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड बाय सेलर टू बायर इमीडिएटली एट कंक्लूजन कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर ये कहने का चाह रहा है सेल मतलब क्या होता है। देखो सेल मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड होगा, उसके ऊपर ही मैं किसी बंदे को अगर कुछ बेच रहा हूँ, उसको अपनी कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पे मैं भेज रहा हूँ, मतलब उसको मैं दे रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर रहा हूँ मैं ट्रांसफर, उसको हम क्या बोलेंगे? वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर मैं इमीडिएटली कर रहा हूँ कि भाई अभी 100 रुपये थे और अभी के अभी 13 हो गया, तब उसको हम क्या बोलेंगे? सेल। ठीक है, अगर हम बात करें अग्रीमेंट टू सेल की, अग्रीमेंट टू सेल भी ऑलमोस्ट सेम सा है, बट इसके अंदर ना इमीडिएटली वर्ड हट जाएगा। इसके अंदर इमीडिएटली कुछ नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे फ्यूचर टाइम या फिर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। मान लो मैं कहता हूँ कि भाई आज नहीं, मैं तेरे को ना कल दूंगा, मैं तेरे को परसों दूंगा, या फिर ये कंडीशन है, इस कंडीशन को जब तू फुलफिल करेगा मैं तेरे को तब दे दूंगा। सो अगर ऐसा कुछ हम करते हैं, मतलब बहुत सारे आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ में डील्स वगैरह भी करते होंगे कि भाई ये काम कर, ये चीज़ तेरी हो जाएगी, बट हाँ इसके बाद में, उसके बाद में। ठीक है, तो वो जब कंडीशंस वगैरह लग जाती हैं और उसके बाद आप उसको वो सेल करते हो, पैसे भी लोगे। ठीक है, प्राइस के बिना आप सेल नहीं कर सकते, तो पैसे भी आप लोगे दोगे, ओनरशिप का ट्रांसफर भी इसके अंदर होगा, बट फ्यूचर में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट टू सेल। सो ये हमारे कुछ शुरू के टॉपिक्स थे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक गुड्स। तो आप देख सकते हैं आज मैंने ऊपर से नीचे तक पूरा ही भर दिया है, क्योंकि हम बहुत सारा पढ़ने वाले हैं आज। गुड्स क्या होती है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू अ फॉर्मिंग। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं पोएम गा रहा हूँ, फिर भी आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। टाइप्स भी हैं इसके, कुछ टाइप्स तो अभी चलो मैं बता दूंगा, बट सबसे पहले हम मानते करते हैं गुड्स की। गुड्स क्या होती है भाई? गुड्स बेसिकली कोई भी चीज़ हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, एंड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप मूव कर सकते हो, किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, उनको हम गुड्स कहते हैं। बट इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आते। अगर मैं एक्शनेबल क्लेम्स की बात करूँ तो एक्शनेबल क्लेम्स कुछ होते हैं, वो आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है क्या होते हैं, बस याद कर लो कि एक्शनेबल क्लेम्स नहीं होते। और पैसा, किसी का भी पैसा गुड्स नहीं कहलाता है। ठीक है, तो उनको हम गुड्स के अंदर नहीं लेते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आती है। टाइप्स कुछ होते हैं, टाइप्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एग्जिस्टिंग टाइप, स्पेसिफिक टाइप, जेनेरिक टाइप, फ्यूचर और कॉन्टिंजेंट। एग्जिस्टिंग मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है उसके टाइम पे ही वो जो गुड्स अवेलेबल है उनको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग। स्पेसिफिक मतलब हम कह सकते हैं कुछ हमने स्पेसिफाई कर दिया भाई ये गुड्स होंगे, वो गुड्स होंगे, या फिर ये चीज़ें हम लोग ट्रांसफ़र करने वाले हैं, स्पेसिफाई कर दिया गया है,
स्पेसिफिक वो होते हैं। जेनेरिक मतलब जो अनस्पेसिफाइड होते हैं, जिनको हम स्पेसिफाइड नहीं करना ही है, जिनको हमको नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, उनको हम जेनेरिक के अंदर लेके चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम लोग अभी स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, जिनको हम अभी नहीं बता रहे, बट हाँ फ्यूचर में इनकी बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्यूचर में ये आएंगे। सो उनको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। और कुछ होते हैं हमारे कॉन्टिजेंट गुड्स। अब देखो ये जो टाइप्स ऑफ गुड्स है ना, इनको आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही इन डेप्थ याद रखें। अगर क्वेश्चन आता भी है एक्सप्लेन टाइप ऑफ गुड्स, या फिर गुड्स के बाद आप लोग एक्सप्लेन टाइप ऑफ गुड्स बताएंगे, सो उसके अंदर आप लोग जस्ट पहले मेन टाइप्स लिख सकते हैं और उसके अंदर आप लोग कुछ भी समझा सकते हैं। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैंने खुद भी आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दे रखे हैं, या फिर अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज के एग्जाम्स आप देते हैं, उसके अंदर टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है। टीचर जो होते हैं, प्रोफेसर जो चेक कर रहे होते हैं, चेकर्स जो होते हैं बेसिकली, उनको पैसे मिल रहे होते हैं हर एक शीट को चेक करने का, और उनके पास स्पेसिफाइड टाइम होता है कि हाँ मेरे को इतने टाइम में ही चेक करना है। तो भाई वो आपके पास सारी जितनी भी आप कथाएं लिख के आओगे वो नहीं पढ़ने वाले। आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप बहुत ही अच्छा याद करते हो तो आप बुक्स खोल के पढ़ सकते हो, इनकी डेफिनेशन को याद कर सकते हो। बट हाँ जितने भी मैंने कॉलेज स्टूडेंट से बात करी है, सब कहते हैं भैया आप ना सिर्फ ऊपर ऊपर से बताओ, थोड़ा मोटा मोटा हमको बस समझा दो कि हम लिख के आ पाए। तो मैं मोटा मोटा ही समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को इन डेप्थ ज़्यादा चीज़ें नहीं दूंगा, क्योंकि यार इन डेप्थ अगर मैं दे भी दूंगा तो आप याद नहीं कर पाओगे। सो आप बस इनको मेन टाइप्स को याद रखो हर चीज़ की। अंदर आप कुछ भी लिख के आओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, चल जाएगा आपका काम। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कंडीशन। कंडीशन क्या होता है? इफ़ द स्टिपुलेशन फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई मेन पर्पस है, उसकी कोई मेन कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं कंडीशन, ठीक है। या फिर बेसिकली उसका कोई एसेंशियल होना चाहिए या फिर मेन पर्पस होना चाहिए, उसको हम कंडीशन बोलते हैं। ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन को तोड़ा जाता है तो हम लोग मतलब मैं अगर बायर हूँ, मैं अगर सेलर हूँ, मतलब दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन को बेसिकली तोड़ता है तो सामने वाले के पास एक राइट आ जाता है कैंसिल करने का, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं? डैमेजेस को क्लेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक वारंटीज। वारंटीज क्या होता है? इफ द स्टिपुलेशन इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सब्सिडरी प्रॉमिस। इसके अंदर ये क्या कहना चाहता है? वारंटी वो एक चीज़ होती है हमारी जो कि मतलब बेसिकली मेन कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस नहीं होगा, उसका एक कोलेटरल होगा या फिर उसका एक सब्सिडरी प्रॉमिस होगा। मान लो मेरी जो कंडीशन थी उसका अगर मैं एक सब्सिडरी प्रॉमिस बना रहा हूँ, उसको हम वारंटी कहते हैं। अगर वारंटी को ब्रीच किया जाता है, तोड़ा जाता है, सो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल तो नहीं किया जाएगा, बट हाँ हम लोग क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस। सो ये हमारा कंडीशन और वारंटी, इनके बीच में भी आप लोग का डिफरेंशिएट आ जाता है। तो इनको अब देखो मैंने बहुत छोटे में लिखा हुआ है, आप लोग सोच रहे हो कि भैया आपने बहुत ही छोटे में लिखा हुआ है, तो भाई यही मेन डेफिनेशन है। अब इसके अंदर आप कुछ अगर लिख के आना चाहते हो 2 पेज 3 पेज, आप कैसे लिखोगे वो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, आप जैसे मर्जी करके एक्सप्लेन कर सकते हो। बट हाँ मेन डेफिनेशन अगर मैच नहीं होगी, मेन पॉइंटर्स अगर मैच नहीं होंगे तो मार्क्स वैसे भी नहीं मिलने। तो इनको तो आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, थोड़ा मोटा मोटा तो आप लिख के आ ही सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आप लोगों का इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज़। इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज़ क्या होती है? इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज़ वो होते हैं जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में होने ही चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ने बोल रखा है, लॉज के अकॉर्डिंग बोला हुआ है, एक्ट्स के अकॉर्डिंग बोला हुआ है कि हाँ भाई ये तो कुछ कंडीशंस है और वारंटीज़ है जो कि माना जाएगा, प्री अज्यूम्ड माना जाएगा कि ये मौजूद होंगी। जैसे कि कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैम्पल, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी, कंडीशन एज टू होलसमनेस। अब ये सारी कंडीशंस क्या कहना चाहती है? सबसे पहला है टाइटल, मतलब आप लोग को टाइटल तो मौजूद होगा ही होगा कि आप सेल कर रहे हैं, क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सेल करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए डिस्क्रिप्शन में कुछ है या फिर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है और सेल कुछ और कर रहे हैं, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों का सैम्पल, आप लोगों का जो होगा वही सेम चीज़ आप लोगों को सेल करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं सेल करेंगे। एंड इसके अलावा आप लोगों की जो कंडीशन होगी, मतलब कंडीशन मतलब एक क्वालिटी और फिटनेस की भी कंडीशन होती है कि क्वालिटी और फिटनेस भी गवर्नमेंट कहती है कि आप को बताना है क्या चीज़ आपकी है, आप जो बेच रहे हो उसकी क्वालिटी और फिटनेस कैसी है, ठीक है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी होती है आप लोगों की जिसको कि बेसिकली मतलब हम कह सकते हैं कि भाई बिकने के लिए है भी या फिर नहीं है, मतलब रीसेल होने के लिए है भी या फिर नहीं है। तो अगर रीसेल होने के लिए नहीं है तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका होलसमनेस की, क्या ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है प्रोडक्ट या फिर नहीं है, आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशंस है, एम्प्लाइड कंडीशंस है। नेक्स्ट आपका आता है एम्प्लाइड वारंटीज़। कौन सी ऐसी वारंटीज़ है जो कि प्री अज्यूम्ड मौजूद होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? सबसे पहला आप लोगों का वारंटी एज टू पोजेशन, पोजेशन की उसमें एक वारंटी होगी आपकी। नेक्स्ट है वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम क्या है एनकम्ब्रेंसेस, ठीक है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा वर्ड कैसा सा है वो। तो एनकम्ब्रेंसेस का क्या मतलब होता है, मैं आपको जस्ट ईजी वे में समझा देता हूँ। अगर मान लो किसी थर्ड पार्टी के लिए आपका कोई भी मतलब
एक बंदा था जिसने मुझे कोई प्रोडक्ट बेचा, अब उसने ना किसी तीसरे बंदे का प्रोडक्ट मुझको चिपका दिया, ठीक है। जो कार बेचने वाले होते हैं ना, आपको पता ही होगा, जैसे आजकल कंपनी चल रही है कार बेचने वाली, सो वो जो कार बेचने वाली कंपनी किसी और बंदे की कार आप लोगों को बेच रही है, थर्ड पार्टी की कार मुझे बेच रही है ना, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो कि मुझको कार बेच रही है बेसिकली। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लो गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत हो गई तो मैं किसको सीयू करूँगा, मैं सीयू करूँगा जिसने मुझे बेची है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होगा वो बंदा जो भी सामने वाला थर्ड पार्टी भी होगी ना, वो मुझको सीयू नहीं कर सकता, वो भी उसी मेन जो बीच में होगा ना, मीडियोकर होगा, उसी को सीयू करेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होनी चाहिए, वारंटी होती है कि जो भी अगर ऐसा कुछ है तो वो सामने बता रखा हो उसमें, या फिर अगर सीयू करना होगा तो बीच वाला ही फंसेगा। नेक्स्ट आप लोगों का एज वारंटी एज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, अगर उसमें कोई डेंजरस नेचर है, उनके अंदर कुछ केमिकल है, कुछ हार्श चीज़ें हैं, तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं वहीं पे, ये वारंटी होनी चाहिए। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, अगर ट्रेड के टाइम पे मतलब वो इधर से उधर ले जाते टाइम पे भी ख़राब हो सकते हैं, कुछ भी उनके अंदर हो सकता है, तो ये चीज़ की भी वारंटी सेलर को ही बतानी पड़ेगी। तो ये आपकी कुछ इंप्लाइड वारंटीज़ थी। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ आपको ताकि अच्छे से दिख पाए। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या कहता है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारा ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बायर। सेलर और बायर की कुछ ड्यूटीज़ होती है जो कि उनको पता होनी चाहिए, और साथ साथ में आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको अपनी सेलर की ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको बायर की ड्यूटी पता होनी चाहिए, ठीक है। और बेसिक ड्यूटीज़ आप लोग कुछ भी अपने आप से बना के लिख सकते हैं, जैसे सेलर की क्या होती है कि वो गुड्स को ठीक से बेचे, गलत गुड्स ना बेचे, प्राइस ऊपर नीचे ना करिए, मैनिपुलेट ना करिए, सब चीज़ें। बायर की क्या होती है कि उनके उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास राइट्स होने चाहिए, उसको पूछ लेना चाहिए सब कुछ, ये सब बेसिक ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट आप लोगों का कॉन्करेंट कंडीशंस ऑफ पे एंड डिलीवरी, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि पे और डिलीवरी से रिलेटेड होती है, तो आप इसको भी लिख के आ सकते हैं। अब आप ना सोच रहे हो कि भैया इतनी सारी चीज़ें क्या याद करनी पड़ेगी, तो देखो ये मेन पॉइंट है, इनको तो याद करना ही पड़ेगा। इनके अंदर मैंने लिखा नहीं है, नहीं तो आपका ना ये डबल ट्रिपल बोर्ड भर जाते हैं अगर इनके अंदर का भी मैं लिखूंगा तो। सो आप समझ सकते हैं इनके अंदर भी 2-2 3-3 पॉइंट सबके अंदर है, तो उनको अगर आप लिखना चाहते हैं, मतलब आप याद करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं बुक से देख के। इसके अलावा आप लोगों को अगर इनके अंदर का भी कुछ मतलब चाहिए मटेरियल, मैं वैसे तो समझा ही रहा हूँ, बट इनके अंदर आप लोग एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, एग्जाम में भाई कुछ भी बना के लिख के आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ डिलीवरी, ये भी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पार्ट डिलीवरी का क्या मतलब है, अगर आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आधे में पहुंच रही है, आपके जो गुड्स हैं वो आधे में पहुंच रहे हैं या पूरा पहुंच रहा है, ये भी मौजूद होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बायर्स की एप्लीकेशन होनी चाहिए, बायर ने जो भी एप्लीकेशन दिया अप्लाई किया वो होना चाहिए डिलीवरी के टाइम पे। रूल्स फॉर डिलीवरी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए कि डिलीवरी की क्या रूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वालिटी, अगर रॉन्ग क्वालिटी की डिलीवरी कर दी जाती है तो बायर के पास या फिर जो भी बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास ये एक राइट होगा कि वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, अगर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी हो रही है और ऐसा पहले से अग्रीड था तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का डिलीवरी टू कैरियर, अगर आप लोग कैरियर पे भेज रहे हैं, मान लो ट्रेन से सामान जाएगा, फ्लाइट से सामान जाएगा, तो उसके बीच में भी कुछ वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं जो कि लिखे होने चाहिए, कुछ मौजूदा पॉइंट्स वहाँ पे होने चाहिए। रिस्क इन डिस्टेंट डिलीवरी, अगर जो डिस्टेंट डिलीवरी है, दूर की डिलीवरी है, उसमें जो रिस्क लेगा वो सेलर नहीं लेगा, बायर ही लेगा, क्योंकि बायर ने मंगाया। भाई मान लो मैं अमेरिका से कुछ मंगा रहा हूँ, तो उसमें जो अगर बीच में प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसमें किसकी जिम्मेदारी होगी, या तो पहले से डिफाइंड होगी, नहीं तो मेरी ही होगी क्योंकि मैं ही मंगा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा बायर्स राइट टू एग्जामिन गुड्स, जब गुड्स मेरे पास पहुँचेंगे तो मेरे पे ये राइट है कि मैं उसको एग्जामिन कर सकता हूँ। एक्सेप्टेंस का भी मेरे पे राइट है कि मैं उसको चाहूँ तो ले सकता हूँ, ना चाहूँ तो रिफ्यूज़ कर सकता हूँ, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बायर चाहे तो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। रिफ्यूज़ करेगा तो उसकी कुछ लाइबिलिटी भी बनती है, वो डिसाइडेड होती है पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि क्या उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या उसको कुछ पैसे काटने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो भी होगा सब कॉन्ट्रैक्ट में पहले से होना चाहिए। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का टॉपिक राइट्स ऑफ बायर्स एंड राइट्स ऑफ सेलर। अब मैंने इसमें बहुत सारे राइट्स हैं, वैसे तो मैंने कुछ ही लिख दिए हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। डिलीवरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट, देखो भाई जो बायर का राइट है, खरीदार का जो राइट है वो क्या होगा कि डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होनी चाहिए। वो गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है अगर चाहे तो, गुड्स ठीक ना निकले तो कैंसिल भी कर सकता है अगर एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट हो तो। इन्फॉर्म्ड एंड इंश्योर्ड, जो बायर होगा वो उसको इन्फॉर्म भी करना चाहिए, सेलर उसको इन्फॉर्म भी करे, और अगर वो उसको इंश्योरेंस चाहिए गुड्स की तो इंश्योरेंस भी दिलवाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का एग्जामिन गुड्स, उसके पास ये राइट होगा, बेसिकली हमने ऊपर भी पढ़ लिया है कि उसके पास ये राइट होता है कि वो एग्जामिन कर सकता है। अब सेलर के क्या राइट होते हैं, बेचने वाले के क्या राइट्स होते हैं, रिजर्व डिस्पोजल ऑफ गुड्स, अगर डिस्पोज करना है गुड्स को तो उनको रिजर्व भी कर सकता है। अज्यूम बायर्स एक्सेप्टेंस, वो मान के चलेगा कि बायर्स जो है वो एक्सेप्ट करने वाला है, गुड्स को रिजेक्ट नहीं करेगा। डिलीवर गुड्स इन इंस्टॉलमेंट, वो चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी डिलीवर कर सकता है। और लास्ट आप लोगों का स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में ही गुड्स को वो रोक भी सकता है। अब कुछ हम लोग और भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, स्क्रीनशॉट अभी मैं आपको बाद में दिलवाऊंगा, क्योंकि उससे पहले हम लोग कुछ और टॉपिक्स भी, 2 टॉपिक्स भी हमारे रहते हैं जिनको हम कवर करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं, या वैसे मैं डाल दूंगा कैप्शन के अंदर, बट आप फिर भी देख के लिख लीजिए जल्दी जल्दी। सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट के मुताबिक ही ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए।
दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिक गुड्स। अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं तो वो बताए होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अनअसर्टेन्ड गुड्स मतलब कुछ ऐसे अगर गुड्स हैं जो कि अनअसर्टेन्ड है, जो कि नहीं बताए जाएंगे, तो उसको भी मेंशन करा जाना चाहिए, फिर उसके बारे में बात होनी चाहिए। गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स जो होनी चाहिए वो हमेशा एक डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं खराब गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट आप लोगों का लास्ट के 2 पॉइंट्स है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। रिजर्वेशन होना चाहिए राइट ऑफ डिस्पोजल का, मतलब डिस्पोजल कर सकते हैं गुड्स को, लेकिन उसका एक रिजर्वेशन होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आप लोग का सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न। ठीक है, सेल कब होगी, अप्रूवल पे या फिर रिटर्न पे। मतलब अगर अप्रूव कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं मान लो बायर हूँ, मैंने अप्रूव कर दिया कि भाई भेज दे इस प्रोडक्ट को, तो उसने सेल कर दी। अगर मैं कहूँगा कि भाई रिटर्न कर ले इस प्रोडक्ट को, तब भी एक तरीके से सेल ही हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के कुछ हम लोग, सबसे पहले मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि अनपेड सेलर होता क्या है। उसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं अनपेड सेलर के कुछ राइट्स। सबसे पहले डिफाइन देख लेते हैं अनपेड सेलर की कि क्या कहती है। द सेलर ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड एज एन अनपेड सेलर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन टू सिचुएशंस when the entire price of the goods has not been paid। पहली बात तो जब एंटायर प्राइस पे नहीं किया जा रहा है तब वो अनपेड सेलर है। दूसरा, when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment but the condition has not been fulfilled। मान लो एक कंडीशन के ऊपर उनकी कोई बातचीत हुई थी बट वो कंडीशन पूरी नहीं हुई, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, तो तब भी वो सामने वाला सेलर जो होगा वो अनपेड कहलाया जाएगा, क्योंकि पैसे तो रिसीव हो ही नहीं उसके पास। अब हम लोग बात करने वाले राइट्स ऑफ अनपेड सेलर की। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर आप लोग के सिलेबस में है, तो बता देता हूँ जल्दी से 2-3 राइट्स क्या क्या उसके। द सेलर हैज़ अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वाइल इन द पोजीशन ऑफ देम। सेकंड पॉइंट, इन केस द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, मतलब बायर अगर आप लोग का इंसॉल्वेंट हो जाता है, कंगाल हो जाता है, द सेलर हैज़ द राइट टू स्टॉप द गुड्स। सेलर को फिर जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पे गुड्स को पहुँचाएगा ही, अगर पता है कि भाई ये बंदा पेमेंट नहीं करेगा तो मैं तो गुड्स रोक लूँगा एज अ सेलर। ठीक है, तो ये भी उसका एक राइट है। द सेलर हैज़ द राइट ऑफ रीसेल सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन स्पेसिफाइड इन द एक्ट। अगर एक्ट के मुताबिक वो कुछ काम करना चाहता है तो वो रीसेल भी कर सकता है जो भी उसके गुड्स थे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो गुड्स को क्या बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ देगा ही, वापस ही भेजेगा। पता है भाई मेरे को सामने वाला बंदा अगर पेमेंट नहीं करेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको वहीं पर रोक भी सकता हूँ और मैं साथ साथ में उनको रीसेल भी कर सकता हूँ। तो ये थे कुछ हमारे अनपेड सेलर के राइट्स। बाकी अभी फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जूनियर्स, ये था आप लोगों का बिजनेस लॉ का यूनिट 2 का पार्ट 1। अब आप सोच रहे हो कि भैया पार्ट 1 ही इतना लंबा है तो पार्ट 2 और 3 कितने लंबे होंगे, क्योंकि उनके अंदर हम लोग 2 और एक्ट्स को कवर करने वाले हैं। सो इसके भी अभी 2 और पार्ट्स आने वाले हैं, जल्दी जल्दी मैं वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। और बिजनेस लॉ पे आई विश कि मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।